नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम के जीवन, उनके ज्ञानोदय और उनके जीवन काल की समय रेखा को लेकर चल रही उस दिलचस्प ऐतिहासिक बहस की जो आज भी जारी है। ये एक ऐसी असाधारण यात्रा का विश्लेषण है जो एक शानदार राजमहल से शुरू होकर एक वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान तक पहुंचती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक राजकुमार जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, वो आधी रात के सन्नाटे में अपना विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए छोड़ देता है। आज के इस विश्लेषण के केंद्र में यही सबसे बड़ा और असाधारण व्यक्तिगत बलिदान है। मतलब जरा सोचिए, दुनिया की हर सुख सुविधा कदमों में होने के बावजूद ऐसी कौन सी आंतरिक आवाज थी जिसने उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, प्रारंभिक जीवन और राजघराना। आइए इस असाधारण जीवन की बुनियाद को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी से। सिद्धार्थ का जन्म अनार्य शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और कोलिय वंश की रानी महामाया के यहाँ हुआ था। एकदम शाही और समृद्ध शुरुआत। लेकिन इस चमक दमक के बीच जन्म के महज 7 दिन बाद ही एक बेहद दुखद घटना घटी। उनकी माता का निधन हो गया। इस बड़े पारिवारिक झटके के बाद उनका पालन पोषण रानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सच कहें तो इस शुरुआती त्रासदी और एक शाही महल के माहौल ने मिलकर उनकी आगे की सोच को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आती है। भाग 2, महान त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जो तब आया जब वो 29 साल के थे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई आम प्रस्थान नहीं था। 29 साल की उम्र, जब पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सेट हो चुका था, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब बदल दिया। एक तरफ महल का असीमित आराम, पत्नी यशोधरा और छोटा सा बेटा राहुल था, और दूसरी तरफ आधी रात को सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल जाने का दृढ़ संकल्प। राजसी वैभव से वनवास तक का यह बदलाव सच में इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है। लेकिन सवाल है, क्यों? ये ऐतिहासिक त्याग बिना किसी वजह के तो नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरी दार्शनिक प्रेरणाएं थीं। दरअसल ये सिर्फ एक राज्य या परिवार को छोड़ने की बात नहीं थी। मुद्दा था इस संसार को बुढ़ापे, मौत और इन अनंत दुखों से मुक्ति दिलाने का रास्ता खोजना। सच्चे और दिव्य ज्ञान की तलाश इतनी तीव्र थी कि उसके आगे महल की सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल फीकी पड़ गई थीं। एक तरह से ये मानव जीवन के उन आम दुखों का समाधान निकालने की कोशिश थी जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। भाग 3, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। महल छोड़ने के बाद का उनका ये आध्यात्मिक सफर कैसा था, आइए जानते हैं। ये कोई आसान सफर नहीं था। रात के अंधेरे में महल से निकलने के बाद उन्होंने सालों तक ऐसी कड़ी तपस्या की जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं थी जो रातों रात मिल जाए। आखिरकार बिहार के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें वो परम सत्य मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। और बस यही वो पल था, वो ऐतिहासिक क्षण जब ज्ञान की रोशनी ने उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बना दिया। खैर, अब तक तो हमने इस एक्सप्लेनर में एक आध्यात्मिक यात्रा को समझा, लेकिन अब आते हैं भाग 4 पर, ऐतिहासिक समय रेखा पर बहस। यहाँ हम जीवनी से थोड़ा हटकर एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से इन घटनाओं की टाइमलाइन देखेंगे, जो कि इतिहासकारों के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कब का सवाल बहुत मायने रखता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि ये युग प्रवर्तक जीवन आखिर किस काल में बिताया गया था। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसने प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक बहस छेड़ रखी है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तरफ तो स्टैंडर्ड हिस्ट्री है जो ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, जिसके हिसाब से उनका जन्म 563 ईसा पूर्व यानी BCE में हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार पंडित कोटा वेंकटचलम के शोध पर आधारित एक काफ़ी प्राचीन टाइमलाइन भी मौजूद है। उनके अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 1887 BCE में और निर्वाण 1807 BCE में हुआ था।
अब हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में मौजूद इन अलग-अलग ऐतिहासिक दावों को बिल्कुल तटस्थ रूप से सामने रखना है, ताकि हम इतिहास की इन बारीकियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे अलग-अलग स्रोत हमें अलग-अलग निष्कर्षों तक ले जा सकते हैं। ये जो पुरानी टाइमलाइन है ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं है, ये विशिष्ट स्रोत पद्धतियों पर आधारित है। पंडित कोटा वेंकटचलम और कई अन्य इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर हम प्राचीन भारतीय तिथिक्रम, ऐतिहासिक वंशावलियों और कई इतिहासकारों द्वारा मानी गई पुरातात्विक व्याख्याओं को गहराई से देखें, तो बुद्ध के निर्वाण की तिथि 10807 BCE ही सिद्ध होती है। ये स्पष्ट करता है कि इतिहास की व्याख्या इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि हम उपलब्ध सबूतों का विश्लेषण किस तरह से कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर सच में किसी ऐतिहासिक घटना की टाइमलाइन को 1000 साल से भी ज़्यादा पीछे खिसका दिया जाए, तो प्राचीन मानव इतिहास को देखने का हमारा नज़रिया कितना बदल जाएगा। ये हमें प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों को और भी नए और स्वतंत्र नज़रिए से खोजने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आखिरकार इतिहास सिर्फ तारीखों का कोई फिक्स चार्ट नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली एक खोज है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।